सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। नवंबर की भी आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन सर्दी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। सर्दी का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। हमारे शहरी बहुत शिद्दत से सर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ। नाज़रीन, दुनिया भर में जब हम बात करते हैं जी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो मौसम बदलते जा रहे हैं। जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज़्यादा असरात हो रहे हैं। हमारे यहाँ सर्दियों का दौरानिया कम होता जा रहा है, जबकि गर्मियों का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इन सब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह इंसान खुद ही है। स्मोकी की बात कर लीजिए, जिसने लाहौर ही को अपना मस्कन बना लिया है, और हम सब ने मिलकर अपने माहौल के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब स्मोक जैसी मुसीबत हमारे गले पड़ चुकी है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल, दर्जा हरारत, स्मोक की सूरत हाल पर मजीद भी हम बात करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जी महंगाई के मामलात के हवाले से, जो कि कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। सब्जियां महंगी हैं, फ्रूट्स महंगे हैं, अशिया ज़रूरियाँ महंगी हैं, और अब जी चिकन की बारी है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। अब्दुल कादिर, बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद में चिकन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे ही चिकन की या ब्रायलर की तलब में जो है वो इजाफा शुरू हुआ है, तो सप्लाई जो है वो मुतासर होने लगी है। और लाहौर की जो ब्रायलर मार्केट है, यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म से आने वाला माल है वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। आज तीसरा रोज़ है और आज भी कीमतों में जो है वो इजाफा जो है वो कर दिया गया है। 4 रुपये फ़ी किलो का आज इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया था, जबकि रवां हफ्ते का पहला रोज़ जो पीर का रोज़ था 12 रुपये का इजाफा किया था। मजमूई तौर पर जो है वो 26 रुपये फ़ी किलो 3 दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है बढ़ा दी गई है। आज 4 रुपये का इजाफा करके जो है वो ब्रायलर गोश्त की कीमत 281 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि जो रवां हफ्ता शुरू होने पर था तो यही गोश्त जो है वो 255 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए 2 हफ्तों की, तो 2 हफ्तों में ब्रायलर गोश्त जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो से 230 और 35 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को दस्तयाब था। अब जो है वो 281 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। और इस हवाले से ब्रायलर ट्रेडर एसोसिएशन से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि सप्लाई और डिमांड का जो है ये मैकेनिज्म है। ब्रायलर फार्म से जो सप्लाई है लाहौर को वो कम हो रही है, क्योंकि तलब जो है वो बढ़ रही है। शादी सीजन है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर बड़े शहरों और अजला में भी जो है वो ब्रायलर की तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। और 281 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और यही कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल यही रही और सप्लाई बेहतर ना हुई तो ब्रायलर गोश्त जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर सकता है। ठीक, कीमतें मजीद भी बढ़ सकती हैं। अब्दुल कादिर मदनी, यकीनी तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मटन बीफ तो पहले ही गरीब आदमी, बल्कि अब तो मीडियोकर्स की पहुंच से भी बाहर हो चुका है। अब तो बेचारे मुर्गी का गोश्त खरीदते हुए भी कई बार सोचेंगे। सब्जियों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज? जी बिल्कुल। आज की जो सरकारी नरकनामे जारी किए गए हैं उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। लहसुन और अदरक की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ भी इजाफा हुआ था और आज भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अदरक की कीमत में आज गैर मामूली तौर पर 15 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। 435 रुपये फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 450 रुपये फ़ी किलो आज मुकर्रर की गई है। लेकिन ये कीमत जो है सिर्फ सरकारी नरकनामों तक ही महदूद है, क्योंकि ओपन मार्केट में या जो सब्जी फरोश हैं वो यही अदरक जो है वो 450 के बरअक्स 560 से 580 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन की कीमत में आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है। 265 रुपये फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 270 रुपये फ़ी किलो की गई है। लेकिन ये 270 रुपये कीमतों में इजाफे के बावजूद शहरियों को जो है वो लहसुन 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत भी बढ़ना शुरू हो गई है। पहले टमाटर की कीमतें कंट्रोल में नहीं थी, अब प्याज जो है वो तीसरे रोज़ भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। 68 रुपये फ़ी किलो से प्याज की कीमत बढ़ाकर 72 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में जो खुश्क प्याज दर्जा अव्वल का है वो
100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जो एवरेज प्याज है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि दर्जा दोम और दर्जा सोम का मिक्स प्याज जो है वो 80 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर, अब हमें ये बताइए कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से, मुख्तलिफ महकमों की जानिब से आजकल देखा जा रहा है कि खासी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मामला खासी तेज़ी से चल रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना है। इन तमाम कार्रवाइयों के मार्केट में कोई नताइज नजर आ रहे हैं कि सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया हो? नहीं, इस तरह का जो है वो कोई हमें जो है मामला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम अगर सब्ज मसालों की बात कर लें तो इस पे जो परचून नरखनामे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कुछ फर्क कुछ हद तक ये आया है कि जो पहले दुगना और तिगने दामों जो है वो शहरियों को सब्जियां फरोख्त की जाती थी, अब वो जो है वो 10 से 20 या 30 रुपए फी किलो का फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। यही अदरक जो है वो गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले जो है वो 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा है, लेकिन अब जो है वो सरकार के नरखनामों में भी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो मार्केट, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद रहे। मार्केट की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। टमाटर पहले टफ टाइम दे रहा है, अब प्याज मैदान में आ गया है, मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आज 4 रुपए का इजाफा हो गया है और उसके साथ साथ चिकन 3 से 4 रोज में 26 रुपए बढ़ गया है। यकीनी तौर पर बड़ा सोच का मकाम है कि अभी शादी सीजन है और आने वाले वक्त में चिकन मजीद टफ टाइम दे सकता है। ये जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। तो कोरोना वायरस फिर से जिंदगियां निगलने लगा है। लाहौर में 4 जबकि पंजाब में 7 मरीज कोरोना के बायस दम तोड़ गए हैं। शहर में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। डिटेल्स क्या है अवैस वर्क रिपोर्ट में बता रहे हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर और अवाम की बेएहतियाती एक साथ जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 148 नए मरीज सामने आ गए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक शहर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 52,551 तक जा पहुंची। पंजाब भर में 340 नए मरीजों के बाद तादाद 1,04,894 हो गई है। लाहौर से कोरोना के 4 जबकि सूबा भर में 7 मजीद अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिसके बाद पंजाब भर में अमवात की कुल तादाद 2,372 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 97,498 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब शहरियों की बेएहतियाती कोरोना वबा में इजाफे को दावत दे रही है। अवाम की अक्सरियत बाजारों, मार्केट्स और रश वाली जगहों पर बगैर मास्क खरीदारी करने लगी हुई है। हॉल रोड पर दुकानदारों और ग्राहकों की अक्सरियत ने मास्क समेत दीगर पाबंदियों को यकसर नजरअंदाज कर दिया, जबकि कुछ ताजरों और दुकानदारों ने कोरोना बारे हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। फेस मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए, इससे तो ये आप तो अपने घर वालों का नुकसान कर रहे हैं जो नहीं लगा रहे। जिस तरह मैंने देखा है कि कई कस्टमर्स भी नहीं लगा रहे, कई शॉपकीपर्स भी नहीं लगा रहे। इससे तो वो एक तो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहना उनका भी नुकसान कर रहे हैं। हमारे कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मेजॉरिटी मास्क नहीं लगा रही, तो उनको समझ नहीं आ रही कि ये दूसरी जो लहर शुरू होगी है ये हमारे लिए, अपनी ज़ात के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे वालिदैन के लिए भी खतरनाक है। पंजाब हुकूमत ने 28 अक्टूबर को कोरोना से बचाव बारे दोबारा अहकामात जारी किए थे, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम होगा। कैमरामैन साजिद अलियास और साथी रिपोर्टर सज्जाद काजमी के साथ उवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, डिटेल्स आपने जानी है कि किस तरह से मार्केट्स में, बाजारों में, शादी हॉल्स में हर तरफ ही कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वही बुनियादी बातें हैं जी, मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत सारे हमारे ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मास्क अपने पास तो रखा हुआ है, पॉकेट में रखा हुआ है या फिर कान पे लटका के ठोड़ी पे किया हुआ है, वहाँ से असर नहीं होगा जी। जब तक आप अपने मुकम्मल नोज तक मास्क नहीं पहनेंगे तब तक आप कोरोना से नहीं बच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे जी ईंटों के भट्टों के हवाले से। तो आग बुझने से पहले ही ईंटों ने आग पकड़ ली है। भट्टों की बंदिश का ऐलान होते ही ईंटों के निर्ख एक हफ्ते के दौरान 14,200 रुपए फी 1000 ईंट तक पहुंच गए हैं। क्या डिटेल्स है, सोहेल कैसा रिपोर्ट में बता रहे हैं।
पंजाब में ईंटों के भट्टों की कुल तादाद 7,332 है, जिनमें से सिर्फ 648 भट्टे अभी तक जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं। हुकूमत की तरफ से स्मोक के पेश नजर जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे 7 नवंबर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद ईंटों के निर्ख तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। जब ये चीज महंगी हो जाएगी तो काम कोई नहीं करवाएगा। पहले 50 गाहक आता था, अब 20 गाहक आते हैं। ਇੱਟ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ नहीं लगती। गुज़श्ता सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1200 रुपए इजाफे के साथ दर्जा अव्वल की ईंट के निर्ख 14,200 रुपए फी हजार ईंट तक जा पहुंचे हैं, तो स्पेशल ईंट की कीमत ने भी 18,000 रुपए फी हजार ईंट तक छलांग लगा दी है। मार्केट फोर्सेस के मुताबिक भट्टे मुकम्मल तौर पर बंद होने के बाद निर्खों में मजीद इजाफा मुतवक्को है। ईंट इस वजह से नहीं खरीद के जा रहे कि ईंट का रेट बहुत ज्यादा हाईवी हो गया हुआ है। अब तो कह रहे कि ईंट छोड़ के हर चीज जो है ना अपनी पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी हुई है। 13,000 रुपया रेट ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ 14,000 रुपया रेट हैगा। घर ਦਾ ਕੰਮ शुरू कराए हुए ਹੁਣ ਕੰਮ समझ तो बाहर हैगा। अगर ये मजीद आगे 16-17 पे चले जाती है तो फिर हम लोग तो फिर क्या करेंगे? जब होगा ही नहीं तो छोड़ के बैठ जाएंगे। इस सूरत हाल के बाइस राज, मजदूर और दीगर दिहाड़ीदार तबका भी मुतासिर होने लगा है। बिलाशुबा मुहावरे सदियों का सफर तय करने के बाद ही तश्कील पाते हैं, इसीलिए तो बाज़ औक़ात एक मुहावरा पूरी सूरत हाल का अहाता कर देता है। और इन हालात पर अगर मैं ये मुहावरा कहूँ कि जाए रफ्तन न पाए मानन, तो मेरा ख्याल है कि बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। कैमरामैन मोहम्मद यूब के साथ सुहेल कैसर, लाहौर में। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। आगे बढ़ते हुए बताना है मुझे आपको एक हस्पानवी शहरी के बारे में जिसने अपने पूरे अपार्टमेंट को स्पेस शिप में तब्दील कर दिया है कि तमाम की तमाम अजीबोगरीब सी चीज़ें उसके अंदर लगा ली गई हैं जो उनको पसंद थी। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। साइंस और फिक्शन को हकीकी ज़िंदगी में शामिल करने वाले एलियन फिल्म के मद्दाह ने अपने अपार्टमेंट को हूबहू एक स्पेस शिप की तरह का बना लिया है। स्पेस के शहर बार्सिलोना के 43 साला शहरी ने अपने अपार्टमेंट को एलियन फिल्म में दिखाए जाने वाले स्पेस स्टेशन में तब्दील कर दिया है और उन्हें इसे बनाने में 3 साल का अरसा लगा है। लुइस एलियन फिल्म इस कदर पसंद करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा इस फिल्म की थीम से मुताल्लिक चीज़ें ख़रीदने में वक्त किया और अब उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अपने एलियन म्यूज़ियम में रखा है। उन्होंने अपना पूरा अपार्टमेंट एलियन फिल्म में दिखाई जाने वाली चीज़ों की तरह बनाया हुआ है। नाज़रीन, मुनफरिद खबर की कहानी आपने जानी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो बुज़दार सरकार की जानिब से पंजाब काबीना में एक बार फिर से रद्दोबदल कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान से इतलात का कलमदान वापस लेकर उनको वजीर जेल खानाजात की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा महकमा कॉलोनीज़ का कलमदान भी उनके पास है और वो वजीर कॉलोनीज़ के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उनकी जगह पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिनको करप्शन के इल्ज़ामात की बिना पर वज़ीर आज़म की मौवने ख़ुसूसी बराए इतलात के ओहदे से बरतरफ किया गया था, उनको वज़ीर आला की मौवने ख़ुसूसी बराए इतलात बना दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान से दूसरी बार वज़ारत इतलात का ओहदा वापस लिया गया है और वज़ीर आज़म के एतमाद के बावजूद कुछ वजूहात वज़ारत छिन जाने का बाइस बनी है, जिनमें वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के दौरान ज़राए बता रहे हैं कि सोशल मीडिया टीम की जानिब से की जाने वाली शिकायत भी शामिल है। सीनियर वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात और वज़ीर आला की एमा पर शामिल है और सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने वज़ारत इतलात का कलमदान वापस लेने के बाद पहला ट्वीट भी किया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ये हम सबका अल्लाह पर ईमान है। इतलात की वजारत की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुशी इंडियन रॉ और मिक्स आज़ाद पार्टी और मुस्लिम लीग नून को हुई है, खातिर जमा रखे। ये वज़ीर इतलात की जानिब से ट्वीट किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ, उसके अलावा नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर कोऑपरेटिव पंजाब महर असलम भरवाना और वज़ीर जेल खानाजात जवार हुसैन वड़ाइच को भी काबीना से अलग कर दिया गया है। वज़ीर आला के मौवने ख़ुसूसी जावेद अख्तर को भी मनसब से हटाया गया है और सियासी पंडित पंजाब काबीना में मज़ीद तब्दीलियों की पेशगोई भी कर रहे हैं।
काबीना में तब्दीलियों की क्या क्या वजूहात है, अंदर की कहानी क्या है। नाकदीन कह रहे हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में टफ टाइम देने के लिए फयाजुल हसन चौहान को जेल खानाजात का कलमदान सौंपा गया है। इस बात में कितनी सदाकत है और काबीना में मजीद कितनी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जितनी तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं, जितनी बार तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, हर हुकूमत में ऐसा ही होता है, रूटीन की चीज़ें हैं क्या ये? देखिए, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह वाज़े तौर पर कहा था कि कोई मिनिस्टर अपने आप को हतमी ना समझे, हर एक को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो अपना तसलसल कायम रखना है। सो पंजाब काबीना जो है इसने तब्दीलियों का बहुत सारा सफ़र तय किया है। इसमें बहुत से वज़रा आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर उन पे कुछ इल्ज़ामात लगे। आप देखें कि इस तरह कैबिनेट में तोसी हुई, असद खोखर को लिया गया, फिर उन्हें मुख्तलिफ जो है वजूहात की बुनियाद पर जो है वो काबीना से अलग कर दिया गया। इसी तरह अलीम खान और सप्तान खान जो है वो नैब में गिरफ्तारी के बायस मुस्ताफ़ी हुए और फिर रिहा होने के बाद दोबारा वज़ीर बने। इसी तरह जो है मुख्तलिफ मशीरों को हटाया गया, ओन चौधरी को ओहदे से बरतरफ किया गया, अकरम चौधरी से जो है वो रिज़ाइन लिया गया। इसी तरह खुरम लगारी ने जो है वो मामले खसूसी से इस्तीफ़ा दिया। तो इसमें आना जाना जो है वो वज़रा का लगा रहा है। कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं है आने जाने में? देखिए, तेज़ी भी है और वज़रा की जानिब से सुस्ती भी है। बाज़ वज़रा ने तो जो अब ज़वार हुसैन वड़ाइच हैं वज़ीर जेल खानाजात, इंतहाई माज़रत के साथ तो उनकी परफॉर्मेंस के लिए कोई बात करने की चीज़ है ही नहीं है। उन्होंने एक ही जेल में दौरा किया था और वो भी उनके गले पड़ गया था, जिसके बाद आईजी ऑफिस और उन्होंने जेल खानाजात ने उल्टा उनके खिलाफ रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी थी। वो महर असलम भरवाना जो है कोऑपरेटिव के शोबे में बहुत काम कर सकते थे, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब ये दो लोगों को तो कहने के बरतरफ कर दिया गया है, लेकिन अभी 5 से 7 ऐसे वज़रा मज़ीद हैं जिनके महकमों से वज़ीर आला खुश नहीं हैं और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अब वज़ीर आला साहब कौन से वज़रा के महकमों से खुश हैं, कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है? देखिए, फिनांस डिपार्टमेंट ने जो है वो महकमा खजाना जो है और फिनांस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर लॉ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो लेजिस्लेशन के प्लेटफॉर्म से पंजाब सबको लीड कर रहा है। वज़ीर कानून राजा बिशारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो मियाँ असलम इकबाल की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे शानदार रही है। उन्होंने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से बहुत बड़े काम किए। 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पे काम हो चुका है, शुरू है, और 13 जो है वो मजमूई तौर पर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं। इसी तरह जो है वो हेल्थ में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अच्छा काम किया है, डिलीवर किया है। उनकी परफॉर्मेंस जो प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई है उसमें उनकी गुड परफॉर्मेंस भेजी गई है। तो अच्छा, हमें अंसारी साहब ये बताइएगा कि ये फयाजुल हसन चौहान साहब की चंद रोज़ पहले तक जो है वज़ीर आज़म साहब खासी तारीफ भी कर रहे थे, अब उनको इतलात से हटा दिया गया है। पहले लगाया, फिर हटा दिया, फिर लगाया, अब फिर हटा दिया, ये क्या मामला है? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं उनके अंदर भी सियासत जारी होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है ना तो उसकी टांगे खींचने वाले भी नीचे जमा हो जाते हैं। बहरहाल फयाज हसन चौहान ने अपनी वजारतें खींची गई है पार्टी के अंदर बिल्कुल की गई है। उनकी वो इंटरनल साजिश का शिकार हुए हैं 2 तरह से, पार्टी के अंदर भी और सोशल मीडिया के महाज पर भी। जो प्राइम मिनिस्टर की लास्ट मीटिंग सोशल मीडिया की टीम के साथ हुई थी उसमें जो फेडरल सोशल मीडिया टीम है उसने जो है वो फयाज हसन चौहान के हवाले से बहुत सारे तहफ़्ज़ात और बातें की जिस पर उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में क्लैपिंग हुई। ज़राए तो ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि फयाज हसन चौहान को उस मीटिंग से उठ के जाना पड़ा क्योंकि जो मुखालिफ फरीक थे उनकी क्लैपिंग और उनकी इल्ज़ाम तराशी जो है इस कदर बढ़ गई थी। बहरहाल वो भी एक रीज़न है, लेकिन जिस तरह वो फ्रंट फुट पे अपोजिशन के खिलाफ लड़े थे, अगर उनकी डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जो वज़ीर इत्तलात का काम है अपोजिशन के हवाले से जो उन्हें टास्क दिया गया उन्होंने एवरेज नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उसमें एक कदम आगे बढ़कर ही परफॉर्म किया। लेकिन पार्टी में इस सूरत हाल से कुछ लोग नाखुश भी थे, कुछ फेडरल मिनिस्टर भी। जब प्राइम मिनिस्टर किसी मीटिंग में किसी की तारीफ करता है तो वो तारीफ भी होती है लेकिन उसके साथ वो 10-12 दुश्मनों को भी जन्म देती है तारीफ, क्योंकि फिर दूसरे हसद करने वाले भी कहते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक तो कह दिया था कि आप पंजाब के सीनियर मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई थी 10 से 12 तो उन्होंने कहा कि आप खामोश क्यों हैं,
फयाज हसन चौहान की तरह बोलते क्यों नहीं है, चीज़ों को क्यों नहीं हाईलाइट करते, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस को, फिर अपने मुल्क दोस्त जो बयानिया है पीटीआई का उसको क्यों नहीं उजागर करते, जो अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया है उस पर बात क्यों नहीं करते? अच्छा, ये नून लीग की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को टफ टाइम देना है जेल में, इसलिए इनको वजीर जेल खानाजात बना दिया गया। देखिए, ये मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है और मेरी मालूमात तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये एजेंडा खुद से फयाज हसन चौहान ने सेट किया है अपने तौर पर। उनको कोई ऐसा टास्क नहीं दिया गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फिक्स करना अपने, वो तो एज पर मेरिट चलेंगे। वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहले भी कोई रूल्स से हट के वहाँ पर प्रिविलेजेस जो हैं, जो कुछ सहूलतें हासिल नहीं है, जो रूल्स जेल मैनुअल कहता है उसी के मुताबिक है। लेकिन चूंकि फयाज हसन चौहान की एक मुस्लिम लीग नून से खास निस्बत है, उनसे खास मोहब्बत है, उनको वो टफ टाइम देने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये एजेंडा जो है उन्होंने पहला ही हुक्म ये दिया कि आईजी जेल खानाजात आज 12 बजे उनको ब्रीफिंग देंगे कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के हवाले से जो है उनको रूल्स के मुताबिक क्या सूरतें हासिल। इस पे बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जाए शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाइस्ता साहिबा, फरमाइएगा, ये पंजाब काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं और मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, आप भी गवर्नमेंट में रह चुकी हैं, क्या लगता है इस तरह बेहतरी आएगी हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बेहतरी तो आप देख लें क्या रद्द बदल हो कर रहे हैं। ये बेहतरी ना चाहते हैं, ना बेहतरी ला सकते हैं, ना बेहतरी आएगी। ये मामलात और खराब करना चाहते हैं, ये जितना जो मर्जी इनकी कर ले, लेकिन जो अब अवाम का गम और गुस्सा है और जिसका रुख अब इनको बहाने के लिए तैयार है, वो अब रुक नहीं सकेगा। ये जो मर्जी तब्दीलियां कर ले, एक मिनिस्टर एक जगह फेल होता है, वो नाकाम होता है, वो न्याजी साहब की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, उसको उधर से बदलते हैं, अगली तरफ लेके जाते हैं, वहां पे वो नाकाम होता है, फिर उसको इधर। आप देख लें जो हो रहा है पंजाब में पिछले 2.5 साल से, वो सबसे छुपा नहीं है। और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर ले, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा जलसा होगा लाहौर का कि न पहले हुआ होगा, और जो अपने नताइज खत्म होने से पहले हासिल कर चुका होगा। शाइस्ता साहिबा, जलसे की आपने बात की है, लाहौर में पावर शो का ऐलान भी आपकी जानिब से किया गया है, क्या लग रहा है इजाजत मिल जाएगी? क्योंकि कोरोना की सूरत हाल पर भी गवर्नमेंट बात कर रही है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात की जाती है। मेरी बात सुने, ये तो हमें पता है ये हथकंडे हैं ऑपोजिशन के जलसों को रोकने का, लेकिन आपने साथ ही देखा कि उन्होंने अपने जलसे अनाउंस कर दिए। और अभी कुछ दिन पहले उनके कजन का वहां पे एक जलसा हुआ है, न्याजी साहब के कजन, जो वक्ती, जो सीजनल है, जो जब होती है आ जाते हैं, फिर अच्छा मौसम होता है तो पाकिस्तान होते हैं, जब मौसम की शिद्दत होती है तो वो तशरीफ ले जाते हैं। उन कजन का अब भी जलसा हुआ है। तो मेरी ये इतनी मुतज़ाद किस्म के बयानात के बाद और हरकतों के बाद ये जो मर्जी कर लें जी, जो मर्जी कर लें। अब मैंने आपको कहा है ना कि एक दफा जब लोग उठ खड़े हों और लोगों में से ये आवाजें आनी शुरू हो जाए तो फिर उसको रोकना जरा मुश्किल होता है। अच्छा शाइस्ता साहिबा, ये भी बातें सुनने में आ रही है, बल्कि अवाम जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करी है। पहले ऑपोजिशन बिल्कुल खामोश रही है, उसके बाद अब एकदम से बयानात देने शुरू किए हैं और बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि दोबारा से कोई मामलात अंदर खाते सेट हो गए तो ये अवाम को फिर से भूल जाएंगे और अपने अपने मामलात में सेट चलेंगे। मेरी बात सुने, ये कयास सराइयां हैं और ये हुकूमत का काम है ये अफवाहें फैलाना, और लोगों को अब नजर आ रहा है कि उनकी बकौल न्याजी साहब के, उनकी मनपसंद हुकूमत एक बटन दबाने से एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगी जिसके वो दावे करते थे। तो वो तो अवाम भी देख रही है कि जो उनके साथ हो रहा है और जो उनके साथ पिछली हुकूमत ने जिस तरह का रवैया रखा हुआ था और जो इस हुकूमत का रवैया है वो अब तो सबके सामने आया है। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। अब तो जो कुछ है अवाम फैसला करेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनका फैसला क्या होगा। ठीक, इसी हवाले पे मजीद भी हम आपसे बात करेंगे। नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नज़ीर चौहान साहब, बताइएगा, काबीना में रद्दोबदल माजी में भी हमने देखा कि हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आवाम की ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली अभी तक नहीं आई। आवाम नाराज़ होते जा रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ आपके साथ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं।
عوام کی ابھی جو ناراضگی ہے سب سے زیادہ ناراضگی اس ٹی وی پہ چل رہی ہے، جو مختلف ٹی وی ہے ہمارے خلاف جو چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، جس نے یہ کبھی نہیں بتانا کہ گورنمنٹ نے ابھی تک جو پازیٹیوٹی کیا کی ہے اور کیا زیادہ سے زیادہ انیشیٹو اس ملک کی خاطر لیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، ہم نے یہ کبھی بات نہیں کہی کہ مہنگائی نہیں ہوئی، اور کیا اسی ادوار میں مہنگائی ہوئی ہے؟ کیا پچھلے جتنے ادوار گزرے ہیں وہ چاہے نون لیگ کے تھے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، کیا ان میں مہنگائی نہیں ہوئی تھی؟ نذیر چوہان صاحب بالکل ہوئی مہنگائی، لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی۔ گزشتہ 8 سالوں کی بلند ترین سطح پر اس وقت مہنگائی ہے۔ آپ مجھے ٹائم دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ گزشتہ 8 سال نہیں، یہ گزشتہ 40 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر کیوں گئی؟ یہ پچھلے 40 سال کی جو مہنگائی تھی، چور لٹیروں نے ملک کو تباہ کر دیا، تو آج یہ مہنگائی تو اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ جو حالات پیچھے خزانے خالی ہوں، روٹی کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ آپ کو پتا جرمن فوج میں جب یہ اپنا بہت زیادہ حالات خراب ہوئے تو وہ ٹرکوں پہ نوٹ لے کے آتے تھے اور ایک بریڈ نہیں ان کو ملتی تھی، یعنی کہ یہ حالات تھے مہنگائی کے کہ ایک بریڈ لینے کے لیے وہاں پہ انقلاب آیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ جب چور حکمران ہوتے ہیں تو ملک تباہی کی طرف جاتے ہیں، تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے پہلے میری بات کو مکمل سنیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اصل 2 چیزیں تھیں اس ملک کے اندر جو ہم نے اس ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب 2008 کے بھی الیکشن تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب تشریف لائے، انہوں نے پورے پیج کا دیا تھا اشتہار کہ جی ہمارے دور میں اتنی مہنگائی تھی، آج پیپلز پارٹی کے دور میں اتنی مہنگائی ہے۔ تو جب ہم آئے ہم نے یہ مہنگائی نہیں کوٹ کی کہ جب ہم آئے تو ہم نے مہنگائی کہاں سے شروع کی؟ ڈالر جو تھا، ڈالر نے جب بڑھنا تھا تو مہنگائی ہونی تھی، ملک آپ کا خالی تھا، خزانے کوئی نہیں تھے، اور آپ ہم نے 6 ارب کی خاطر پوری دنیا میں رولے ہیں۔ جو گناہ ہم نے کیا نہیں تھے اس گناہوں کی سزا بھی ہمیں ملی کہ ہم نے ٹھیک نذیر چوہان صاحب مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، آپ نے یقینی طور پر موقف سنا ہوگا ان کا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ سارا قصور وہ آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے سب تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو ابھی بہت ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں۔ میرے بھائی کو کہیں یہ بیچارہ اتنا اچھا ہے، اور ابھی تک افسوس تو مجھے یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی منسٹری مل جانی چاہیے تھی۔ ان کو کہیں اپنی گالیاں ذرا اونچی کریں اور تیز کریں نون لیگ کے لیے، تو ان کو بھی وزارت انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس جبکہ خزانے خالی ہیں، جبکہ سب تباہیاں مچی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اربوں روپے کی کرپشن مسلسل ہو رہی ہے۔ آٹے میں دیکھ لیں، چینی میں دیکھ لیں، دوائیوں میں دیکھ لیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی ادارہ دیکھ لیں جس میں کرپشن نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائی سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہتے تھے، ان کا لیڈر کہتا تھا کہ جب حکمران چور ہوتا ہے نا تو پھر نیچے اسی طرح کی چوریاں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ حکمران اوپر بیٹھا ہے جس نے نہ کبھی اپنا گھر چلایا، نہ جس کو پتا ہے کہ کیا گھر چلانا ہوتا ہے، جس کو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ آج ڈالر یہ ہو گیا ہے، جس کو بیوی بتاتی ہے کہ آج یہ ہو گیا ہے۔ تو ان کو کہیے یہ بھی ذرا ہوشیار بنے اور گالی گلوچ بریگیڈ تیار کریں تاکہ ان کو منسٹری ملے، کیونکہ میرے بھائی ہے یہ اور میں اس کو منسٹر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک، نذیر چوہان صاحب ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی مزید بڑھے گی، حالات ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ بٹن دبانے سے پاکستان نیا نہیں بنے گا، یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ سر ہمیں یہ بتائیے کہ اب گزشتہ تقریباً 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو، منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، کرپشن نہیں ہو رہی، ملک کے حالات بقول پی ٹی آئی کافی ٹھیک جا رہے ہیں، معیشت بہتر سمت پہ جا رہی ہے، پھر تو مہنگائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ عوام پھر بھی رو رہا ہے، میری پیاری بہن شائستہ بہن آپا، تو میں بالکل نہیں وہ الفاظ استعمال کروں گا، میں بالکل گالیاں نہیں دوں گا آپا، کیونکہ ہم نے کبھی سیکھی نہیں گالیاں۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کریٹیسائز ضرور کریں، وہ کریٹیسائز یہ کہ جو چیزیں غلطی میں ہوئی ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ معاف کرے میں ایسی منسٹری میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جو کسی کو ذلیل کر کے یا کسی کو گالی دے کے ملے، مجھے کوئی مجھے افا یہ ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں اس ملک کی خاطر ہی کام کرنے کے لیے ہیں، ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کے لیے کیا بیسٹ سے بیسٹ ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اچھا جہاں تک رہی بات آپ کی کہ اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اپنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ذاتی رائے ہے کہ ملک کے اندر جو اکانومی تھی ہماری وہ بہتر طرف جانا شروع ہو گئی، جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بڑھ رہی ہے، امپورٹ ہم نے بند کر دی ہے۔ امپورٹ کیونکہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی جا کے دیکھیں گے نا میری بہن، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے کچن میں، ہمارے
जो ड्रेसिंग था उसमें सब में ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर की यूज करते थे हम लोग, यानी कोई चीज हमारी इंडस्ट्री मुल्क की तबाह हो चुकी थी। ये पहली दफा हो रहा है कि हमने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, और बिजली का यूनिट आप देख रहे हैं 16 रुपए की जगह 8 रुपए करने 50% बिजली का यूनिट उड़ा रहे हैं। तो बेसिकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, रही बात महंगाई की, जब ये बिजली की शरह कम होगी और अगर 8 रुपए यूनिट पर आएगी तो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पूरी कौम उस पर देख रही है कि अब एक हमारा इशू रह गया महंगाई का। अगर इसमें भी बहुत जल्द, मेरा ईमान है कि 15 से 20 दिन में हम इस पर काबू करने जा रहे हैं, अगर इसमें भी काबू हमारा हो जाता तो हमारे बेशुमार जो बड़े इशूज हैं उसमें महंगाई इस वक्त सबसे सर फरिश्त है, और इस पर भी हम अगर कंट्रोल कर जाते तो मुल्क इंशाल्लाह सही डायरेक्शन पे जा रहा है। कभी कोई परेशानी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस कौम को नहीं होगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुल्क सही डायरेक्शन पे चल निकलेगा। 15 से 20 दिन आपने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मजीद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। शाइस्ता साहिबा, फरमाइएगा कि ये अभी जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रही है, किस हद तक आपको लगता है कि तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर रह पाएंगी, ये इत्तेहाद कायम रह पाएगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं, आइडियोलॉजीज फर्क है, हम 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हैं, दैट इज कि इस मुल्क को तबाही के धाने से मोड़ना है, और ये मुल्क वापस नहीं मुड़ सकता जब तक न्याजी साहब ऊपर बैठे हैं। तो ये 1 पॉइंट पे है, बाकी सब अपनी अपनी देखिए इस वक्त जीबी में भी इलेक्शन कर रहे हैं, सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि इकट्ठे रहेंगे नहीं, हमारा जब जो मकसद है पाकिस्तान को निजात दिलाने का, वो हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। और अभी तो ये जलसों से बुखला गए, अभी तो ये जलसों से घबरा गए, और अभी बहुत तो शुक्रिया शाइस्ता काम शुरू परवेज है। साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नज़ीर चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंसारी साहब, दोनों रहनुमा हमने लिए और गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता हुकूमतों ने बर्बाद कर दिया है, हम ठीक कर रहे हैं। नून लीग अपोजिशन बता रही है जी ये बर्बाद कर रहे हैं, हम ठीक करने के लिए आ रहे हैं। क्या कसूर है आवाम का बीच में? देखें, अपोजिशन अगर हुकूमत पर दबाव बढ़ाए अवामी इश्यूज के लिहाज से, तो हुकूमतें जितनी मर्जी जैसी भी हों वो मजबूर हो जाती हैं डिलीवर करने के लिए। इसलिए अपोजिशन, अच्छी अपोजिशन का होना अवाम के लिए एक ब्लेसिंग होता है। बहरहाल इस वक्त तो हुकूमत भी अपोजिशन ही कर रही है और अपोजिशन भी अपोजिशन के काम कर रही है। इस वक्त जो परफॉर्मेंस बेस है, अब मसला यह है कि अपोजिशन का जो ज़्यादा फोकस है वो अपने मुकदमात के हवाले से है, नैब की कार्रवाइयों के हवाले से है, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कहकर उसी की बुनियाद पर ज़्यादा है। अब देख लें जो 3 बड़ी मजलिस में जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के मुकदमात हैं, मुस्लिम लीग नून के मुकदमात हैं, मौलाना फजल रहमान को भी इवन थ्रेट है कि उन पर भी मुकदमात खुल सकते हैं, जिस तरह एक नोटिस दिया गया फिर वापस लिया गया। तो बहरहाल असल तो बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को पब्लिक का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत इक्तदार में आई है तो आवाम के वोट से आई है। अगर अपोजिशन ने कल इक्तदार की सीढ़ियां चढ़नी है तो उन्हें भी आवाम के वोटों की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो नहीं रहा। अब जो अगर पब्लिक इश्यूज पे कोई कॉल दी जाए, अब पब्लिक इश्यूज पे ये सूरत हाल है कि जब इस्लामाबाद में एक टीचर्स का धरना हुआ, सारा कुछ हुआ, अपोजिशन कोई बड़ी क्यादत को चाहिए तो वहां जाकर साथ खड़ी हो जाती है। किसी ने नहीं पूछा जी, किसी ने नहीं पूछ रहा। कल से लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करने के लिए कोई भी नहीं गया, किसी से बात नहीं हुई। जो मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हो गए और वहां पर जो है एक अलग ही माहौल बना हुआ है। शुक्रिया लियाकत इंसारी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शादी सीजन का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस है कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने शादी हॉल्स में तकरीबात के हवाले से नए SOPs भी जारी कर दिए थे और इन SOPs के मुताबिक अंदरूनी मकामात पर होने वाली तकरीबात में 300 और खुले मकामात पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात में 500 अफराद शिरकत करने की इजाज़त दी गई थी। तकरीबात का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे मुकर्रर किया गया था और तकरीब रात 10 बजे तक हर सूरत ख़त्म करने का हुक्म भी सामने आया था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी तकरीबात में कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा, बल्कि लापरवाही का मुजाहरा देखा जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसे शादी हॉल्स को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मुतादिद शादी हॉल्स को सील भी कर दिया गया है और मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है और अब तक कोरोना वायरस की मजमूई केसेस की तादाद
3,36,260 है, जबकि मुल्क में इस वायरस से हलाक हो जाने वालों की तादाद 6,249 रिकॉर्ड की गई है। शादी हॉल्स की इंतजामिया और आवाम को तो चाहिए कि वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और हुकूमत की जानिब से तय करदा SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। नाजरीन, एक जानिब ये सवाल उठ रहा है कि क्या शादी और दीगर तकरीबात में कोरोना वायरस SOPs का ख्याल रखा जा सकता है और कैसे रखा जा सकता है, तो दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि इतने कलील वक्त में फंक्शन कैसे मुमकिन होगा। क्या शादी की रसूमात अदा हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, या फिर हमें अपनी ज़िंदगियों में शादी के मामलात में भी अब तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत होगी। बदलते मौसम में शादी के फंक्शंस में क्या पहना जाए, किन रंगों का इंतखाब किया जाए, मेकअप और मास्क का इस्तेमाल किस तरह से साथ साथ किया जाए, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी साहिबा है, मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी रक्षंदा राजपूत साहिबा है, फैशन डिज़ाइनर हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, इस वक्त कोरोना के SOP स्पेशली मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये आज आपने टॉपिक जो है वो लिया है डिस्कस करने के लिए। मैं शुरू करूँगी उस टाइम से जब कोरोना का पीक आया था, और जैसे हम सबको पता है कि मार्च के महीने में हमारा फर्स्ट केस जो है वो डिटेक्ट हुआ था और हमें पता लगा कि यहाँ पे जो है वो अब कोरोना आ चुका है एक पेशेंट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे पीक सीजन था हमारी शादियों का, हमारी बहुत सारी शादियाँ जो है पोस्टपोन्ड हो गई, कुछ डिलेड हो गई, ये नहीं जानते हुए कि अब वो कितना सीजन जो है लंबा चलेगा और कब तक ये जो है हमारा कोरोना एक डाउन पे जाएगा। वो हम अभी सही हो भी गए थे थोड़ा बहुत कोरोना के लेवल पे, लेकिन फिर वापस एक सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना राइज कर गई और हमने देखा कि फिर से पीक सीजन ऑफ शादियां जो है वो आ गया है, दिसंबर कमिंग अप है हमारे पास। आपने बात की शुरू में कि किस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं 10 अक्टूबर को जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो उसमें ये बारहा कहा कि बहुत सारी हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करें। अब यहाँ पे रोल जो है वो 3 लोगों का आता है। एक तो हमारी जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं वो पूरा प्लान किस तरह करते हैं, मैं आपको अच्छी सी चीज़ें भी बताऊंगी कि हम किस तरह कर सकते हैं। प्लस एक फैमिली की भी होती है कि वो किस तरह उस चीज़ को स्ट्रांगली लेते हैं। हम सब एम्बेसडर्स हैं, हेल्थ एम्बेसडर्स की तरह काम कर रहे हैं, और किस तरह हम ये सोचते हैं कि हमारी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उससे अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका आइडिया भी हम ज़रूर लेंगे। पहले रक्षंदा राजपूत, हमें ये बताइए कि पिछला सीज़न शादियों का कोरोना ने हमारा खाया, अब फिर कोरोना मौजूद है, शादी सीज़न आ गया, 2 सीज़न ख़राब कर रहा है ये हमारे। लोगों के कुछ ट्रेंड बदले, कुछ सोच बदली है, लोग जो आपके पास पहले जिस सोच के साथ आते थे, कुछ तब्दीली महसूस हुई? तब्दीली ये आई है कि अब जैसा ड्रेस बनता है उसके अकॉर्डिंग आपका फेस मास्क जो है वो रेडी हो रहा है। ठीक। तो बहुत सारे ओकेजन्स में ब्राइडल्स के लिए भी रेडी करते हैं और फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी वो रेडी करते हैं जो उनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं या सिस्टर्स वगैरह हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझूंगी कि इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। आप हॉल के अंदर तो जैसे ही एंटर होते हैं तो आप सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जैसे शादियों में हमारी रसूमात होती है ना, दूध पिलाई की रस्म हो गई या कोई भी दीगर रसूमात होती है, उसमें इस कदर क्राउड हो जाता है, या अगर खाने के टेबल पे देख ले वो इतना क्राउड हो जाता है तो वो फासला मुमकिन बिल्कुल वो मुमकिन ही नहीं है। तो अगर आप टेम्परेरी उस मास्क का इस्तेमाल करेंगी तो उसका फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रहना चाहिए ताकि आप इस ओकेजन को भी इंजॉय कर सके, और सेकंड इज दैट कि आप इस वबा जो सेकंड लहर आ रही है उससे भी आप दूर रह सकें। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ तो अंदाजे जिंदगी हमें बदलना ही पड़ेंगे। अगर हमने डॉक्टर साहबा आइडिया दे रही थी आपके, क्या किया जा सकता है? अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क में भी अगर हम आइडियाज लें तो बहुत तरीकों से जो वो कर रहे हैं अपना फोकस इस कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहला स्टेज आपका आता है एंट्री। आप एंट्री में सबसे पहले जैसे बास्केट्स में आप कोई गिव अवेज देते हैं या कोई तोहफे तवाइफ देते हैं, तो आप उससे बेहतर ये होता है कि आप उसमें लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स दे दें। सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी होती है कि आप स्टार्ट में ही जो है लोगों को ये चीजें दे देंगे ताकि लोग प्रोटेक्टेड फील करेंगे। कोई लाता है कोई नहीं लाता, हम भी हैं अनजान में कभी भूल जाते हैं, तो अनजाने में अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो आप मेक श्योर करें कि सबसे पहला आपका एंट्रेंस ही हो गया। उसके बाद जो वेडिंग प्लानर्स हैं उनको ये मेंशन करना चाहिए हर लेवल पे स्टिकर्स के थ्रू कि वो डिस्टेंस रखें 6 फीट का, ठीक, ताकि थोड़ा बहुत भी लोगों में ये आए कि हाँ ठीक है, मुझे कोई इंडिकेटर्स हैं जो मुझे बताया जा रहा है मेरी वॉल्स पे या मेरे फ्लोर्स पे या रूफ पे, कहीं भी प्रोटेक्शंस हैं सारी।
اس کے بعد مزید یہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. تو اب آپ پوری رسمیں اگر دیکھیں, رنگز پہنانے سے پہلے ہی ہم ہاتھ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ برائڈ اینڈ گروم میں ہی ایگزامپلیفائی کر دیں, آپ رول پلے ان کو ایک رول ماڈل کی طرح ایکٹ کروائیں کہ وہ خود بھی سینیٹائز کر کے رنگز کو ایکسچینج کریں. اور باہر ملکوں میں ہوتا ہے, ایسی بات نہیں. یعنی اویئرنیس پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ بار بار نوک کیا جائے, اویئر کیا جائے لوگوں کو کہ بھائی ایسا ایسا ہم نے کرنا ہے. رخشندہ صاحبہ, کیا ٹرینڈس ہیں ڈریسز کے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اور سو امپورٹنٹ کہ آج کل فیشن میں کیا چاہ رہا ہے, آج کل برائڈل جو ہیں وہ کیا لائک کر رہی ہیں. اس میں آپ کی ہے ویلوٹ کی بھی, آپ کی جیسے نیکسٹ آپ نومبر دیکھ لیں, ویلوٹ کی شارٹ کرتی, لانگ کرتی, وہ بھی ساتھ اس کے لہنگا بہت زیادہ ان ہے, تھریڈ موٹیو اینڈ میرر ورک بہت زیادہ ان ہے. سیکنڈ از دیٹ کہ آج کل جو ایک فیشن ہے نا چنری اسٹائل, وہ بہت زیادہ ان ہے, بہت کلرفل. اس موسم میں بھی دیکھا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس پہ ہلکا سا امپیلشنگ کام وغیرہ بھی کروایا جائے تو وہ بھی اچھا ہے. تو لہنگے میں آپ اگر کلرز کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو جسٹ لائک فرسٹ ڈے کا تو وہی اوبیسلی زیادہ تر پسند کرتے ہیں ڈیپ میرون میں ہو جائے یا کوئی بھی اس کے ساتھ کنٹراسٹ وغیرہ ہو جائے. تو ایسے کلر جو ہیں وہ ونٹرز میں بھی اسپیشلی اچھے لگتے ہیں. یا اگر پرپل کی طرف ہم جاتے ہیں, پلم شیڈ کی طرف جاتے ہیں, گرینش کی طرف جاتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اکارڈنگ ٹو ویدر. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایور گرین ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں, ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہیں. مہندی کے سیزن میں اورنج بہت اچھا لگتا ہے, گرینش بہت اچھا لگتا ہے. گوٹے کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہے, گوٹے کے ساتھ میرر ورک جو ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. کیا کریں لڑکیاں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے, کس حد تک کسی نہ کسی شادی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس او پیز کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ ہمارے لوگ تو ابھی تک کرونا کوئی نہیں مان رہے کہ کوئی چیز ہے. ایگزیکٹلی میں بات کروں گی وہیں سے, میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں لوگوں کو بہت حد تک ماسک شاید اس لیے بھی نہیں لگتے بیکاز دے تھنک کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے, یہ ہمارے لیے شادیوں کا وہ ایک امپیکٹ نہیں دیتا. تو وہی والی بات ہے کہ دیر کمز دی رول آف ایونٹ پلانرز اینڈ فیشن ڈیزائنرز کہ وہ کتنا اچھا میچ اپ کرتی ہیں ان کے کپڑوں کے ساتھ, لوگوں کو کس طرح کے اٹریکٹیو سے ماسک دیتی ہیں تاکہ وہ زیادہ زیادہ اٹریکٹیولی ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں. پلس ایک اور چیز جو میں بتا رہی تھی, بہت سارے ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے, لیکن ہمارا یہاں پہ کام ہے, ہم یہی کرنے آئے نا کہ ہم آگے لوگوں کو یہ جسٹیفائی کریں کہ کس طرح سے پروٹیکشن ہو سکتی ہے. ہم ایک اور چیز یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کلرفل بینڈز بنا دیں. ٹھیک, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شادی میں وہ شریک ہوں اور بہت وجہوں سے جو ہے وہ نہیں شریک ہو سکتے, مے بی کرونا یا ہیلتھ ریزنز, لیکن اگر وہ وہاں آنا چاہتے ہیں تو ہم ایونٹ پلانرز یہ کر سکتے ہیں کہ ایک وی آئی پی رسک ایریا ہم الگ کر دیں تاکہ وہ وہاں سے پوری سیریمنی کو دیکھ سکیں, بے شک وہ ان ٹچ یا ان کانٹیکٹ نہ ہوں. دس از ویری نیو آئیڈیا اینڈ ویری ڈفرنٹ آئیڈیا وچ وی کین انکارپوریٹ, ہم ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بینڈس کا کلرز دے دیں انٹرنس پہ, جیسے میں نے ماسک اور سینیٹائزرز کی بات کی, ہم کلرفل بینڈس دیں گے. اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں آپ یہ لکھ دیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک پنک بینڈ ہے تو وہ پنک بینڈ کا ہے کہ میں سوشل ڈسٹینسنگ پہ بہت فوکس کرتی ہوں, یعنی میں چاہتی ہوں کہ سوشل ڈسٹینس رہے, یعنی وہ ایک میسج ہے کہ لوگ مجھ سے ذرا دور رہیں, میں افرادی فاصلہ رکھنا چاہتی ہوں. اور یلو ہے اگر تو ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا بات وغیرہ کر سکتی ہوں لیکن میں تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہ کے بات کروں گی, یعنی کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا گروپ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا, کہ میں گروپ میں کمفرٹیبل ہوں لیکن تھوڑا سا دور دور سے. اور لاسٹ ہے گرین, کہ مجھے کرونا ہو چکا ہے لیکن میں پروٹیکٹڈ ہو چکا ہوں فرام اینٹی باڈیز, میرے باڈی میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کی طرف انڈیکیشنز ہوتی ہے تھرو دی کلر کوڈڈ رسٹ بینڈز جو وہ ہاتھ میں پہن کے, اگر وہ منہ سے نہیں بولنا چاہتے تو وہ ایٹ لیسٹ اس ایک میسج آ رہا ہے آپ کا, وہ پوری گیدرنگ میں آپ کے پاس میسج آ جائے گا. ٹھیک, ہمیں یہ بتائیے اس بار رش کچھ زیادہ, کیونکہ پچھلے سیزن کی ہماری بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئی تھی کہ اب کرونا ختم ہوگا تو ہوگا, کرونا تو ختم نہیں ہوگا لیکن وہ پچھلے سیزن والا سارا لوڈ بھی اس سیزن پہ آ رہا ہے. نیکسٹ سیزن جو ہے, اور ابھی دیکھیں تو یہ شادیوں کا ہی سیزن ہے, شادیوں کی بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں, مہندی کے فنکشن کے لیے ڈریسز بن رہے ہیں, بارات کے لیے, ولیمے کے لیے. تو اگر ہم پچھلے سیزن کی بات کریں نا, اس سے زیادہ اس میں کراؤڈ ہے, کیونکہ جب کووڈ آیا تھا تو اس میں لوگوں نے شادیاں یوزولی کی تھی, بٹ زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کیا فائدہ, اتنی دھوم دھام سے تو شادی ہو نہیں سکتی. زیادہ تر تو لوگ یہی پسند کرتے ہیں نا, رسومات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی دیکھا جائے تو جہاں پہ 500 کا ارینجمنٹ ہوتا ہے ایک ہال میں, آئی تھنک سو کہ بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ 200 تک کا وہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے, کم کراؤڈ کر دیا ہے. تو یہ بھی بہت اچھا ہو گیا, بہتر ہو گیا. اور سیکنڈ از دیٹ جب برائڈل
برائڈل کو وہ ان کے اکارڈنگ لہنگے کے اکارڈنگ ہم فیس ماسک دیتے ہیں تو وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنے آرڈرز آ رہے ہیں ویسے آپ کو ماسک کے حوالے سے کہ جیسا ہمارا جوڑا ہو ویسا ہمارا ماسک؟ مجھے تقریباً اگر آپ کہیں تو 75% آرڈر جو ہے نا وہ ماسک کے ہی آتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کے کچھ ایسی خواتین جو نہیں آتے آرڈرز ماسک کے ان کو آپ سمجھاتے ہیں, ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ لیں, اٹس اے فیشن بن چکا ہے. تو لیکن وہ کنونس بھی ہو جاتے ہیں, لیتے بھی ہیں. تو ایک نیا ٹرینڈ ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اور سیکنڈ از دیٹ کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو برائڈل کے پاس سینیٹائزر ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں یوزلی شادیوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملتے نہیں ہیں اٹھ کے تو وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں, لیکن دوسروں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس سے مطلب کووڈ کی وجہ سے آپ نہیں مل سکتے, مطلب اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ اویئرنیس اگر ہوگی تو ہم یہ جو سیکنڈ لہر آ رہی ہے نا اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں, لوگوں کی کیا سائیکی ہے؟ پوری دنیا کو کورونا نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ہم پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم کر ہی دیا ہے, ہم اتنی مشکل میں نہیں پڑے, لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا ہیومن سائیکی ہے؟ یہاں پہ 2 کنسیپٹس کی بات کروں گی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں چاہتی تھی میں اپنا کنکلوڈ اس سے کروں, لیکن آپ نے جب مجھ سے پوچھا ہے تو میں پہلے بتانا چاہوں گی. ہم بات کرتے ہیں ہینڈ ہائیجین. میں بارہا اپنے بہت سارے آن لائن سیشنز میں بھی بتاتی ہوں کہ یہاں پہ مینٹل ہائیجین کی ضرورت ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ مینٹل ہائیجین کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے زندگی کے ہر معاملے میں ضرورت. بالکل. آپ بار بار یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ دھونا ہے, صابن سے یہ کرنا ہے, ہم نے سینیٹائز کرنا ہے. ہم اپنے مینٹلی کتنا کلینزنگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی چیز ہم سن رہے ہیں, کیا ہم وہ چیز اڈیپٹ بھی کر رہے ہیں؟ اگر ہم کوئی چیز سن کے اس چیز کو امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کوئی چیز سے افیکٹ تو ہم نہیں ہو رہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کرونا زیادہ تر سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہے. ٹھیک. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو 6 مہینوں میں بے شک ان کی جابس چلے گئیں یا وہ گھر میں بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو گئے, دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو, کچھ کام کرنے کو نہیں تھا, تو بہت سارے فرسٹریشن میں بھی چلے گئے. اس ٹائم میں لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کچھ افیکٹو ایکسرسائز ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جائیں, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو یہاں پہ میں چاہوں گی کہ اس چیز کو ہم فوکس کریں کہ ہم اپنی مینٹل ہائیجین کو کلیئر آؤٹ کریں, اور ہم نے اپنے ویژنس کو کلیئر رکھیں کہ تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکشن ضرور کرنی ہے, مینٹین ضرور کرنا ہے اراؤنڈ ہمارے, تاکہ ہم انفیکٹڈ بھی نہ ہوں. ڈاکٹر صاحبہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا بالکل 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 اچھا سوچیں گے تو سب کچھ اچھا ہونے لگے گا. اگریڈ. بالکل. اچھا ہمیں یہ بتائیے رخچندہ کہ کٹس, غرارے, شرارے, لہنگے, فراکس کیا ان ہے؟ بہت فراکس بہت زیادہ ان ہے, میکسیز بہت زیادہ ان ہے, پلس لہنگے کے اوپر جو لانگ فراکس کا ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ان ہے. ٹیل والی فراک آپ پہن سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ غراروں کی طرف جاتے ہیں, غراروں کا تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے, مطلب اتنا نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ پچھلی دفعہ دیکھیں. برائڈ پہ ہم نے بڑا دیکھا کہ غرارہ ساتھ میں شارٹ کرتی, اور اسپیشلی آف وائٹ کلر میں, آف وائٹ اور وائٹ, وہ بہت اچھا لگتا ہے. بٹ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کسٹمر جو ہے وہ کس طریقے سے لائک کرتا ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ لہنگا زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر لانگ فراک اور یا ٹیل والی فراک اس کا زیادہ ٹرینڈ ہے. کمفرٹ زون کا خیال رکھنا کتنا ضروری, بہت ضروری ہے. لڑکیاں اسپیشلی بھول جاتی ہیں جس ڈریس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, جس آپ گیٹ اپ میں آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کو وہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. فیشن از دیٹ کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل ہے. فیشن از ناٹ دیٹ کہ آپ کمفرٹیبل ہی نہیں ہے, آپ نے کوئی ایکسٹینشن لگائی ہے یا آپ نے اندھا دھند کسی کو دیکھ کر آپ نے فالو کر لی ہے, تو اٹس ناٹ دا فیشن. سب سے پہلے کمفرٹیبل آپ کو ہونا ضروری ہے. آپ میں کانفیڈینس آئے گا, جو بھی آپ نے پہنا ہوگا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. اسی سے ریلیونٹ ایک اور کوسچن میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ کو سوٹ بھی کر رہی ہے وہ چیز, کلر سوٹ, آپ بس لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ فلانے پہنا تھا اور بس مجھے بھی یہی چاہیے, مجھے بھی یہی اچھا لگے گا. بٹ آپ نے جو بھی پہنا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اچھا لگے گا, میرے لیے ہے یا نہیں. اور یہ جو دوسروں نے پہنا ہو سکتا ہے وہ آپ کو سوٹ نہ کرے, تو یہ ہمارے ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز دوسروں نے پہنی ہے, نہیں بھائی مجھے بھی یہی کیری کرنی ہے, بہت اچھا لگے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ کی اکارڈنگ ٹو باڈی, اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر آپ کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور اسی طرح جب کسٹمر آتے ہیں نا, ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ یور باڈی, یور اسٹرکچر, آپ میں کیا چیز سوٹ کرے گی. آپ کو غرارہ سوٹ کر رہا ہے, بہت زیادہ تھین پلین باڈی ہے, آپ کو غرارہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں سوٹ کر رہا ہے, یہ بھی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. پھر آگے سے کسٹمر کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ لہنگا بنواتے ہیں, غرارہ بناتے ہیں, یا میکسی کی طرف آتے ہیں. تو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈریس ریڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ, اب ہمیں یہ بتائیے کہ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارا چونکہ سوشو اکنامک ایک سسٹم بھی اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو
ज़्यादा किसी चीज़ पे मना किया जाए तो वो बाकायदा जो है वो हाइपर भी होते हैं, परेशान भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट भी लोगों को रिलैक्स कर रही है, नहीं उतनी सख्ती की जा रही। मैं ये बताऊंगी कि अगर कोरोना से इफेक्ट हर इंडस्ट्री को हुआ है तो वेडिंग प्लानर्स को भी डेफिनेटली हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कितना इफेक्टिवली और कितना इंटेलिजेंटली खेलते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग कोरोना में क्वारंटीन वेडिंग्स घर के अंदर कर रहे हैं, एंड दे वर सो डेकोरेटेड नाइसली कि आप बोलेंगे कि डेफिनेटली जो कोरोना चला भी गया तो मैं शायद वेडिंग इस तरह की करूंगी। यानी इतना यानी आप सिंप्लिसिटी भी साथ लेके चल रहे हो और साथ में अपने अच्छे से फंक्शंस बहुत बेनिफिट्स हैं। पहले तो इनिशियली जब कोरोना में वेडिंग्स होती थी तो 15 लोगों का एक फंक्शन होता था जो घर के अंदर होता था, और डेकोरेशन इतना अच्छा होता था कि एक ब्राइड एंड ग्रूम के लिए भी इफेक्टिव, और वो भी खुश हो जाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमें जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि जैसे हम फूड और ड्रिंक्स का रख रहे होते हैं इंतजाम अपनी शादियों में, हम अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं तो करें। अदरवाइज फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगी कि हम एक सेपरेट सबका मील दे दें। एक चीज़ ये हो सकती है, या प्लेटेड अपनी जगहों पे प्लेट्स पड़ी हुई हों और वो यूटेंसिल्स को बार बार उठाने की ज़रूरत ना पड़े। एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर आप नहीं मानते और आप कहते हैं नहीं वही सिस्टम बुफे का हमने करना है, तो मेक श्योर आपके केटरर्स आपको जो है वो बाकायदा सर्व कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप उस जगह पे जाएं बार बार और जो है वो आप एक्सपोजर लें, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होंगे, पीपीईज में होंगे, अपने प्रोटेक्टिव गेयर्स में होंगे, तो वो बेनिफिट आपको हो रहा होगा। तो ये फूड का एक इफेक्ट जो था मैं डिस्कस करना चाह रही थी, और ये जो आपका पूरा एक एरिया का जहाँ पे आपकी लोकेशन, आपका गैदरिंग में कितने सोशल लोग हैं, उनका बहुत इफेक्ट है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमने पहले बात डिस्कस की थी कि हमने बात की कि गैदरिंग्स 500 से 300 है। 500 जो है हमने आउटडोर की बात की और 300 हमने बात की इंडोर्स की। जब हम बात करते हैं इंडोर्स की, तो हम एक और तरीका ये भी आजमा सकते हैं, जो हम एक आइडिया दे रहे हैं लोगों को, वो जैसे 2 घंटे का फंक्शन है तो 1-1 घंटे का आप शिफ्ट कर दें रिसेप्शन के, ताकि कम एक्सपोजर लोगों का हो मील के वक्त, और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में यानी डिवाइड करना है आपने क्राउड को किसी ना किसी तरह। जब खाना ओपन होता है तो फिर कोई भी सबर नहीं करता, डिवाइड कर दें। अच्छा रुखसंदा, हमें ये बताइए जाते जाते कि मेकअप ट्रेंड्स, हैवी जोड़े, हैवी मेकअप्स या फिर लाइट मेकअप? कुछ ऐसी ब्राइड्स होती है कि मैं आपको अपनी बताती हूँ कि अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी जोड़ है तो आपको लाइट मेकअप रखना चाहिए। ठीक। न्यूड में अगर आपको आए और आंखों का मेकअप आप डार्क में ले जाएं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। हाँ। आपका ड्रेस जो है वो नॉर्मल है, ज्वेलरी आपकी जो है वो नॉर्मल आपने पहनी हुई है, तो देन आप हैवी मेकअप की तरफ जा सकते हैं। यानी कि एक टोन आपको लाइट रखनी है, एक टोन आपको जो है वो हैवी करनी है। हाँ। अगर आपका ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी है, आपने ज्वेलरी भी इतनी भर के वो पहनी हुई है, ऊपर से मेकअप इतने भर के किया हुआ है, तो वो तो अजीब से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन मेरी कल सुबह 9:05 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।